हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर पे, जिसमें मैं एक एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10th की साइंस की, उसका फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लेक्चर पार्ट 3 अपलोड करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी इसमें 2 पार्ट क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की उसका अपलोड हो चुका है, जो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को क्या करने के लिए इसमें बताया गया, बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारियाँ लेनी हो तो मैं ये बतला देता हूँ कि एक होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी केमिकल इक्वेशन को, इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। गिब्स क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक वर्ड इक्वेशन है। बट जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल के फॉर्म में से मतलब सिंबल और उसका केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यानी कि उसको इक्वेशन के फॉर्म, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ना, उसी तरह इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी जो हम बोले कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिब्स क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिप्रेजेंटेशन का वे होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इस केमिकल इक्वेशन में देखिए कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन केमिकल इक्वेशन एनी एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। ये आप क्लास 11th में क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो हम ये देख लेते हैं। और आपको ये भी पता होगा प्रीवियस वीडियो में इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इन नंबर ऑफ रिएक्टेंट कार्बन एटम हाउ मेनी, 1। यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन एटम है। इधर प्रोडक्ट में देखिए कार्बन एटम्स कितना है, 2 है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखिए नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट। यहाँ पर भी क्या है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या क्या है, इक्वल है। यानी कि ये दोनों साइड इसका क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जस्ट इसी का एक एग्जांपल हम लेते हैं कि C+O2 गिब्स हमको क्या देगा, CO2 देगा, CO देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। CO2 भी देगा, लेकिन अभी क्या दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है, 1 1 दोनों साइड है, रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंस है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ। तो फर्स्ट वीडियो आप पहली हम ये वीडियो लेक्चर कोशिश करते हैं हिंदी में अपलोड करने का, क्योंकि इंग्लिश में आपको ढेर सारा वीडियो लेक्चर अपलोड होगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको हिंदी में बतलाने का। तो इसमें कितना है, 1 है, 2 है। इसमें कितना है, 1 है, 2 और 1, यानी कि ऑक्सीजन एटम क्या इक्वल है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम इन दिस केमिकल रिएक्शन क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, स्केलेटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्केलेटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्केलेटल कहते हैं, यानी कि ढांचा अभिक्रिया इसको हम कहेंगे। और इसको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्यों बैलेंस करेंगे, क्योंकि पता है आपको, आप 11th में पढ़े हुए हैं, 11th में क्या पढ़े हुए हैं, और इससे पहले हम जो उस 11th में आप पढ़े हुए हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार क्या होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। आप ये पढ़े हुए हैं ना, मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि आप 11th में पढ़े हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से, मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इससे पहले जो टॉपिक हम पढ़े थे केमिकल इक्वेशन के बारे में, राइटिंग हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, तो आपको पता होगा कि अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO लिख दिए, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन के फॉर्म में है।
अब वर्ड इक्वेशन इसमें बताया गया। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ जो बताया गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको किस आधार पे रिप्रेजेंट किया, वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब है क्या है, वर्ड इक्वेशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑलरेडी 2 पार्ट इसका अपलोड है, और जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं इसका क्या नाम है, मेरा क्लास। मेरा क्लास बिल्कुल ही रियल में जैसा नाम है इसका उसी तरह से ये आपका ही क्लास है। और अगर आपको आपने हमें विश्वास है कि आप इस वीडियो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी दोस्त है उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें। हम क्लास 10th की NCERT बतला रहे हैं जो साइंस की है, उसका फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है इस चैप्टर का, आपको पता होगा इस चैप्टर का नाम क्या है, बताइए तो कमेंट सेक्शन में। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग बैलेंस द केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें बताया गया है। और मेरा एम भी आपको पता होगा कि हम कोशिश करते हैं ओनली NCERT के आधार पे ही बतलाने का, विदाउट। तो ये क्या है, रिकॉल द, अरे यार टेक्निकल डिफॉल्ट कुछ ना कुछ हो रहा है। रिकॉल द कंजर्वेशन कर रहा है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेट यू स्टडी इन क्लास 11th, यानी कि क्लास 11th में जो आप स्टडी किए हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मास ना तो बनता है ना ही उसका क्या होता है, विनाश होता है। ये आपको पता होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद बता रहा है दिस इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has been equal to the total mass of the element present in the reactant। यानी कि जितना मास का एलिमेंट प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट में उतना ही मास का एलिमेंट प्रेजेंट कितना होना चाहिए प्रोडक्ट में। यहाँ पे किस वर्ड का जिक्र हुआ है, यहाँ पे किस वर्ड को बताया गया, मास। आपसे अगर कोई पूछ दे व्हाट इज मास, कैन यू डिफाइंड मास क्या है, तो आप क्या बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमको बताइए मास के बारे में आप क्या बताइएगा। तो हम बतलाते हैं मास क्या होता है। मास ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसका होता है उसी के अमाउंट को क्या कहते हैं हम लोग, मास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मास कहते हैं। लेकिन यही के सब मास से जुड़ा चीज़ एक आता है, वेट आता है। वेट किसे कहते हैं, वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर यहाँ पे 60 kg है, यानी कि अर्थ पे 60 kg है, तो उसका मून पे क्या हो जाएगा, उसका मून पे क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पृथ्वी की ग्रेविटी से मून का ग्रेविटी 1/6 होता है। यानी कि पृथ्वी का अगर 60 है किसी भी वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पे, तो मास पे कितना हो जाएगा, 1/6 यानी कि 10 kg। तो मास के बारे में आपको समझ में आया। मास किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अब कह रहा है उसका मास टोटल क्या होगा, इक्वल होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। इन अदर वर्ड द एलिमेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम, वो क्या बचता है, सेम बचता है बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि बिफोर और आफ्टर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है, दोनों का एटम्स का, दोनों में जो एटम्स का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। Hence we need to balance a
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल आप एक देख लीजिए, सी गिव्स CO, C+O2 गिव्स CO, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या देता है हमको, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमको क्या दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक केमिकल इक्वेशन बना। अब देखिए, अब नेक्स्ट टर्म कह रहा है, तो हैंस हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हैंस वी नीड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, whence we need balance एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है। इन दिस केमिकल इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है 1.1 में बैलेंस्ड, ये जो केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है। लेट्स अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं जानने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट में देख रहे हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये इक्वेशन देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स हमको क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसका जो ये वाला भाग होगा, इस वाला भाग को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और इधर वाला भाग जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोडक्ट कहेंगे। तो एलिमेंट्स देखिए, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ देखिए इसमें जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो देख रहे एलिमेंट दोनों है, जिंक लिया टेबल में, हाइड्रोजन लिया, सल्फर लिया और ऑक्सीजन लिया। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट का मतलब क्या, इस साइड जो होता है, इस साइड कितना एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किधर होता है, RHS की तरफ होता है प्रोडक्ट। ये दोनों साइड नंबर ऑफ एटम कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ये जो देख रहे हैं Zn प्लस H2SO4 गिब्स हमको क्या देता है, ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें देखिए जिंक का संख्या कितना है, 1 है, Zn एक ही है, इधर भी Zn कितना है, एक ही है, तो जिंक क्या है, बिल्कुल इक्वल हो गया। उसके बाद बचा कौन, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, दोनों तरफ इक्वल है। सल्फर का संख्या इधर भी 1 है, इधर भी सल्फर का संख्या 1 है। ऑक्सीजन का संख्या इधर भी 1 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। यानी कि सारा साइड जो है, सभी साइड क्या है, बिल्कुल ये देख रहे हैं ना, इक्वल है ना, इक्वल है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये जो केमिकल इक्वेशन क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये जो केमिकल इक्वेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, ऑलरेडी इसमें बैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना भी एलिमेंट है इसका संख्या क्या है, बराबर है। रिएक्टेंट किसे कहते हैं जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल इक्वेशन में, और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो बनता है, जो मेकिंग होता है, उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखिए एलिमेंट्स, और इसमें क्या है, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यानी कि दोनों साइड एरो का क्या है, बराबर है। इज ए केमिकल इक्वेशन, ये क्या होगा, इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जब क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द सेम ऑन बोथ साइड द एरो, ये क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट्स अस टू ट्राई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको हमको कर रहा है बैलेंस करने के लिए, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसको कर रहा है हमें बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। बैलेंस करने का जो रूल होता है उसको हम लोग अनुमानित रूल, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है सबसे बेहतर। तो देखिए इसमें देखते हैं रिएक्टेंट की तरफ आयरन की, कौन कौन सा कंपोनेंट है, आयरन है, Fe आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। इधर देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट,
रिएक्टेंट की तरफ आयरन कितना है, रिएक्टेंट की तरफ आयरन की संख्या कितना है 1 है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है 3 है। हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट की तरफ कितना है 2, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट की तरफ भी 2। ऑक्सीजन का संख्या इतना कि यहाँ पे कितना 1, रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ 4 हो जाता है। इसको बैलेंस करना है, 2 तो बैलेंस ही है, हमको अनबैलेंस कौन कौन है, हाइड्रोजन और अनबैलेंस कौन कौन सब है, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है दोनों तरफ, अनबैलेंस कौन सब है आयरन और, देख रहे हैं यहाँ पे अनबैलेंस कौन सब है आयरन और ऑक्सीजन। इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग। जब आप बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या था, यही था ना, Fe प्लस H2O गिब्स हमको क्या दे रहा था, Fe3O4 प्लस H2, हमको यही ना मिला था केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले Fe को एक बॉक्स बनाए, यहाँ देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है, यहाँ भी बॉक्स बना। उसके बाद कह रहा है द लिस्ट ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है इसमें जो जो एटम्स है उसका लिस्ट बनाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ आयरन है, आयरन है ना, और आयरन का संख्या इसमें कितना देख रहे हैं 1 है, आयरन का संख्या, आयरन का संख्या इसमें कितना है 1 है। रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ आयरन का संख्या कितना है 3 है। उसके बाद देखिए आयरन के बाद आते हैं आप बारी हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना है 2 है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है 2 है, हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन के बारे में बात हैं, ऑक्सीजन में देखिए 1 है, रिएक्टेंट की तरफ यहाँ देख रहे हैं ना H2O, ऑक्सीजन 1 ही है, और प्रोडक्ट की तरफ कितना है 4 है, Fe4। अब हम इसको देख लेंगे तो इसमें अनबैलेंस कौन कौन है। अब देखिए लिस्ट थर्ड जो होगा, फर्स्ट सेकेंड स्टेप इस तरह से बनाएंगे, स्टेप थर्ड में क्या आएंगे, इट इज़ ऑफ्टेन कोवलेंट it is often convenient to start balancing with the compound the contain the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. The compound select the elements which has the maximum number of atoms. Using these criteria we select Fe3O4 and the element oxygen it's in it. There are 4 oxygen atoms and RHS have only 1 atoms. तो इनिशियल हम क्या करेंगे 1 यहाँ लगाएंगे, 1 को 4 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा Fe4 हो जाएगा। तो अब देखें टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इन मस्ट बी रिमेंड दैट वी काउंट आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व द रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल द बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बी ईच पुट कोफिशिएंट 4 and H2O4 नोट H2O4O2, यानी H2O4 हम नहीं लिख सकते, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, नाउ द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बिल्कुल बिकम बैलेंस्ड हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद स्टेप थर्ड में करेंगे Fe and H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, Fe और H एटम क्या है बैलेंस नहीं है। These elements process further lets us balance hydrogen atoms in the partially balanced. To equalize the number of H atoms make the number of molecules of hydrogen. Initially क्या करेंगे हम 8 in हाइड्रोजन कर लेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे 8 करेंगे टोटल। तो Fe4 लगा दिए, यहाँ भी क्या करेंगे हाइड्रोजन को 4 लगा देंगे, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। अब क्या बचा ऑक्सीजन बचा। इनिशियल तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में Fe3 है, फोर्थ स्टेप में Fe एग्जामिन द एबव equation and pick of the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be
बैलेंस, दैट इज आयरन। ये आयरन क्या हुआ, बच गया बैलेंस होने के लिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनिशियल में Fe था लेकिन वो प्रोडक्ट में क्या बना था, Fe3 बन गया। इसको 1/3 से गुना कर देंगे तो यहाँ देख रहे हैं ना बैलेंस 3। स्टेप 4 पार्शियली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन बोथ साइड, यानी कि Fe3O4H2O Fe324H, इसको देख रहे हैं ये क्या, बिल्कुल ये बैलेंस हो गया। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच बोथ साइड इक्वल of equation are equal, thus equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method. ये जो मेथड से आप बैलेंस किए इसको क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम नंबर कोफिशिएंट। नंबर का क्या होता है, कोफिशिएंट। स्टेप 7 राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिनिंग द एबव बैलेंस इक्वेशन, डज दिस इक्वल्स। तो हम कुछ क्या करते हैं, कुछ केमिकल इक्वेशन को, एक केमिकल इक्वेशन को एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको क्या करते हैं, बैलेंस करके दिखाते हैं। जैसे देखिए C+O2, ये क्या देता है, CO देता है। इसमें देखिए रिएक्टेंट की तरफ कार्बन अलग है, तो यहाँ अगर हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ भी बॉक्स बनाए, यहाँ भी बॉक्स बनाए। सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि किधर कितना है। इधर देखिए कार्बन क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक, कार्बन इक्वल, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि 2C+O2 गिव्स हमको क्या देगा, CO2 देगा। जैसे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन H2+O2 गिव्स क्या देता है, H2O देता है, H2O देता है ना। तो यहाँ देखिए H2 है, O2 है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 2 करना है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 इक्वल हो गया, यहाँ क्या करना पड़ेगा 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी हो गया 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। फिर हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं H2+O2 गिव्स H2O2। इसमें देखिए ये क्या इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। तो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए आप जान गए, लेकिन इसमें कुछ कुछ फिजिकल स्टेट भी होता है, कुछ सिंबल भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो राइटिंग द फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिनिंग द एबव बैलेंस, डज द इक्वल टेल अस एनीथिंग about the physical state of each reactant and product? No information has been given in the equation about their physical state. यहाँ पे जो कोई भी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताया गया। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर informative the physical state of the reactants and product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant product and represented by. तो अगर गैस होगा तो गैस के लिए हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन में गैस अगर भाग लेगा तो उसको क्या कहेंगे, जी कहेंगे। अगर वो लिक्विड लेगा तो उसके लिए एल कहेंगे। अगर वो एक्वस होगा तो एक्वस के मतलब AQ लेंगे। एक्वस का मतलब क्या होता है, जिस केमिकल इक्वेशन का जो सॉल्वेंट होता है ना, किसी भी सॉल्यूशन का, वो वाटर हो तो उसको एक्वस कहते हैं। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा उसके लिए किस चीज़ का यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। रिस्पेक्टली द वर्ड इक्वेशन इज रिटेन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन रिप्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि जब सॉल्यूशन ऑफ वाटर होगा तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे Fe3H2O Fe3O4 सॉलिड बनता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे सॉलिड बन रहा है, सॉलिड के लिए गैस बन रहा है, गैस के लिए यहाँ क्या है, सॉलिड के लिए ये क्या होता है, गैस के लिए। कुछ और सिंबल आता है, जैसे ये सिंबल हुआ, ये सिंबल क्या हुआ, हीट करने के लिए। अगर कहीं भी इस टाइप का सिंबल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गैस बन के उड़ रहा है। ये जो इस टाइप का सिंबल होता है, एरो टाइप का, इसका मतलब क्या हुआ, गैस कहीं बन के आ रहा है। अगर कहीं भी इस टाइप का सिंबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, एस बन रहा है,
मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना एस बन रहा है, यानी कि राख बन रहा है उसका, उसके लिए सिंबल का अपक्षेप बन रहा है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। Note the symbol of gas used H2O to indicate that the reaction water used to form steam, यानी कि यहाँ पे अगर H2O I के साथ जोड़ा जाए, G के साथ जोड़ा जाए, तो इसका मतलब किसके साथ होगा, सिंबल ऑफ वाटर किसके साथ हो जाएगा, लिक्विड के साथ होगा। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन ए केमिकल इक्वेशन, यूजलेस इज यूज अनलेस, यानी कि जब भी केमिकल इक्वेशन नहीं दिया जाता तो अनलेस होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक डैम, ये क्या होता है, ये नेसेसरी होता है। सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच ए टेम्परेचर प्रेशर कैटेलाइज्ड, यानी कि कुछ कुछ केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें कैटेलाइट भी डाला जाता है, कितना टेम्परेचर होगा उसके बारे में भी डाला जाता है। जैसे देखिए फॉर द रिएक्शन इंडिकेशन एबव एंड बिलो द एरो, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है इसमें 340 ATM दिया गया है, इसका मतलब ये क्या प्रेशर पे होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन दिया गया है, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे सनलाइट और क्लोरोफिल, ये क्या है, एक प्रोमोटर का काम करता है, कैटेलाइट का काम करता है। यूजिंग द स्टेप कैन यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन नेक्स्ट अर्लियर, आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को, टाइप उसके टाइप के बारे में। इसमें क्या होता है, कंबाइंड केमिकल रिएक्शन आएगा, उसके बाद डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन आएगा, उसके बाद हम लोग किस केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जितना है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, और हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि मेरा क्लास, इस चैनल का नाम है मेरा क्लास यूट्यूब चैनल, मेरा क्लास याफी का रियल में क्लास है, इसको आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन भी हिट करवाएं। तब तक के लिए बाय। और बस यही कहेंगे, अगर किसी पार्टिकुलर वीडियो के बारे में आपको वीडियो चाहिए टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में भर सकते हैं, लिख सकते हैं।